एस्ट्रोलॉजी में कुंडली की 8th स्थान या अष्टम स्थान से आप आयु और मृत्यु के बारे में डिटेल मालूम कर सकते हैं। तो ये आयु का निर्धारण करना, किसी व्यक्ति की आयु कितनी होगी, वो कितने वर्ष तक अलाइव रहेगा, जिंदा रहेगा, तो ये आप चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं। 8th स्थान, 8th का लॉर्ड और 8th का कारक ग्रह शनि, इससे आप देख सकते हैं, राइट। इसी तरह से आप मृत्यु के बारे में, मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, किस तरह से होगी, वो आराम से डेथ होगी या बहुत कष्ट के साथ डेथ होगी, सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। 8th स्थान कुंडली का, 8th का लॉर्ड अष्टमेश और 8th का कारक ग्रह शनि से, राइट। तो ये जो आयु के बारे में भी डिस्कशन चल रहा है, तो किसी व्यक्ति की आयु को बताना, उसकी आयु को निर्धारित करना, इसके लिए पराशर ऋषि ने जो टर्म यूज़ किया उसका नाम है आयुर्दाय। आयुर्दाय का मतलब है किसी व्यक्ति को बताना कि आपकी एज इतनी होगी, इतने वर्ष तक वो जिंदा रहेंगे, राइट, उसको आयुर्दाय कहा। आयुर्दाय के लिए उन्होंने बहुत सारे योग बताए और आयु को, इंसान की जो आयु है उसको उन्होंने कई तरह से डिवाइड किया। बाला, आप इसके पहले बता चुके हैं आपको, बालारिष्ट 0 से 8 वर्ष होता है। उसके बाद फिर योगायु है, 8 से 20 वर्ष है। फिर उसके बाद फिर अल्पायु है, 20 से 32 वर्ष है। 32 से 70 वर्ष मध्य आयु हो गई और 32 के आगे 70 से 100 वर्ष तक दीर्घायु हो गई। एंड मोर देन अगर 100 ईयर्स है तो अमित आयु हो गई। इस तरह से उन्होंने वो डिवाइड किया योगा आयुर्दाय को तमाम डिविजन्स में। लेकिन उसमें प्रॉब्लम एक ये है कि वो जो आयु उन्होंने बताई वो सिर्फ योगों के द्वारा बताई। अगर ग्रहों का ऐसा प्लेसमेंट है, ऐसा कॉम्बिनेशन है, इस तरह का अरेंजमेंट है ग्रहों का कुंडली में, तो ये इस तरह के योग बनेंगे और उससे ये व्यक्ति की आयु होगी, ऐसा बताया। लेकिन उससे जो है वो हर कुंडली में वैसे योग आपको नहीं मिल पाते, क्योंकि सैकड़ों योग तो उन्होंने बताए हैं इस तरह के, लेकिन हर कुंडली में आप सोचें कि वो हम पूरा चार्ट देख लें कि वो वाला योग इसमें आता है कि नहीं कुंडली में, हो सकता है कि न मिले, उस तरह का योग नहीं मिलता कई बार। तो और सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि उसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाया। उन्होंने तो सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट बताया कि 0 से 8 मतलब 8 वर्ष के बीच में डेथ होगी। अब कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन, ये नहीं बताया। इस तरह से योगायु में 8 से 20 है तो वो कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन जिएगा, ये नहीं बताया। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक ये नेगेटिव पॉइंट है कि योगों के द्वारा जो बताया गया उसमें वो चीज़ आप एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर वो पराशर ऋषि और इसके अलावा और भी ऋषि थे, पराशर ऋषि, यवन ऋषि और सत्याचार और वराह मिहिर बाद में हुए। तो इन सब ने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताया। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से एज को बताना कि गणित के द्वारा कैलकुलेट करके किसी व्यक्ति की एज को कैलकुलेट करना, बताना, इसको कहा कि वो, उसको कहा निसर्गादि आयु। उसका नाम रखा निसर्गादि आयु, यानी मैथमेटिक्स के द्वारा। लेकिन ये भी बताया कि 12 वर्ष की से कम और 100 वर्ष के ऊपर आप गणित के द्वारा कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए जो हमने योग बताए उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैथ्स के द्वारा 12 वर्ष से कम और 100 वर्ष के ऊपर ये मैथमेटिक्स से पॉसिबल नहीं है, ये नहीं आप कर पाएंगे। तो उसके लिए अब ये जो इन्होंने 12 से 100 के बीच में आप मैथमेटिक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी व्यक्ति की आयु। तो उन्होंने जो 4 मेथड्स बताए, इसमें एक तो बताया पिंडायु, पिंडायु नाम है उसका। सेकंड नंबर बताया कि ये पिंडायु है, निसर्गायु है। थर्ड नंबर बताया कि अंशायु और फोर्थ नंबर नक्षत्रायु। इस तरह के 4 मेथड्स बताए। इसमें जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं पिंडायु और अंशायु यूज़ होते हैं। तो फिलहाल आज जो डिस्कस करेंगे वो पिंडायु, यानी पिंडायु मेथड से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी व्यक्ति की आयु को गणित के द्वारा, मैथ्स के द्वारा, राइट। तो पिंडायु इस तरह की कुंडली में कैलकुलेट करते हैं, ये वाला मेथड यूज़ करते हैं जहाँ की सूर्य जो है वो बाकी चंद्र लग्न और जन्म लग्न से ज़्यादा स्ट्रांग हो, राइट। जो किसी कुंडली में सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो जन्म लग्न से भी स्ट्रांग है और चंद्र लग्न से भी स्ट्रांग है, तब ऐसे केस में पिंडायु के द्वारा वहाँ कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये इन ऋषियों ने ये कहा कि अगर पिंडायु के द्वारा आप गणना कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ग्रहों द्वारा दी, एक तो उन्होंने कहा कि राहु और केतु को इसमें कैलकुलेट नहीं करते, वो सिर्फ एक छाया ग्रह हैं, इसलिए उनको आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। आप सिर्फ सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एंड शनि को ही देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब ये ग्रह जो है पिंडायु के द्वारा आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ग्रहों, जब ये ग्रह अपनी डीप एक्सल्टेशन स्टेट में होते हैं, यानी वो परम उच्च इस स्टेज में जब होते हैं, तो उनके द्वारा दी गई पिंडायु इस तरह होती है। इन्होंने बताया कि सूर्य अगर अपनी उच्च राशि यानी मेष राशि में जब बिल्कुल एग्जैक्ट 10 डिग्री पे होगा तो उसके द्वारा दी गई आयु 19 वर्ष होगी। इस तरह से बाकी बताया, चंद्रमा 25 वर्ष, मंगल 15 वर्ष, बुध 12 वर्ष, बृहस्पति 15, शुक्र 21 और शनि जो है 20 वर्ष होता है
जब ये ग्रह अपनी डीप एक्सल्टेशन स्टेट यानी परमोच्च स्थिति में होते हैं, इनके द्वारा दी गई आयु इस तरह होती है। ये कहा कि इस चीज़ को आप नोट करिए क्योंकि अभी इसका काम आगे पड़ेगा इस मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में। अब उन्होंने कहा कि जो हमें कैलकुलेट करना है तो पहला स्टेप ये है कि आप जो ग्रहों के भोगांश होते हैं यानी किस डिग्री में है, कितने डिग्री किस राशि में है, कितने डिग्री पे है, कितने मिनट्स पे है, हर एक ग्रह के आगे उसका भोगांश लिखा होता है। तो कहा कि जो ग्रहों के जो भोगांश हैं, निरियन भोगांश कहते हैं उसको, तो निरियन भोगांश को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें। डिग्री में कन्वर्ट कर कैसे करेंगे? मान लीजिए सपोज़ राशि सूर्य है, सूर्य को ले लीजिए, जैसे वो 1 राशि एंड 7 डिग्री एंड 36 मिनट्स पे बैठा हुआ है, राइट। 1 राशि 7 मिनट्स एंड कुछ भी आप ले सकते हैं, 1 राशि 7 डिग्री एंड 36 मिनट्स पे उसका निरियन भोगांश है, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 राशि का मतलब 30 डिग्री, 7 डिग्री उसके आगे, यानी 30 + 7 37, तो ये हो गया। अब 36 जो मिनट्स है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप 36 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 राशि 7 डिग्री का हो गया 37 डिग्री, और इसके अलावा जो 36 मिनट्स है इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उसको 60 से आपने डिवाइड कर दिया। तो अगर डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा। तो ये इस मतलब जो सूर्य का भोगांश 1 राशि 7 डिग्री एंड 36 मिनट से इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया तो आ जाएगा 37.6 आ गया, राइट। 37 पॉइंट। इस तरह से उन्होंने कहा कि जितने भी ग्रह हैं सूर्य से लेकर शनि तक सबको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें। तो इस तरह से आपने डिग्री में कन्वर्ट किया। अब कहा कि जो सेकेंड स्टेप है वो आप ग्रहों के परमोच्च बिंदु को लिखें, यानी ग्रह अपनी उच्च राशि में एग्जैक्टली किस डिग्री पर उच्च के होते हैं, परमोच्च हो जाते हैं, उसको आप नोट करें। तो जैसे सूर्य का है 10 परमोच्च बिंदु है, यानी वो डीप एक्सल्टेशन स्टेट में, यानी सूर्य मेष राशि में होता है, 10 डिग्री पे उच्च का होता है, तो वो कहा कि ये 10 डिग्री इसका परमोच्च हो गया। इसी तरह से चंद्रमा 33 और मंगल 298, बुध 165, बृहस्पति 95, शुक्र 357 और शनि जो है 200, ये परमोच्च बिंदु आप निकाल भी सकते हैं। सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च का 10 डिग्री पे, चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है 3 डिग्री पे, मंगल ये मकर राशि में उच्च का होता है और 28 डिग्री पे, बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च का होता है 15 डिग्री पे, और बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में उच्च के होते हैं 5 डिग्री पे, शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च के होते हैं 27 डिग्री पे, और इसके अलावा शनि जो है वो तुला राशि में उच्च के होते हैं और वो 20 डिग्री पे उच्च के होते हैं, राइट। तो तुला राशि में ये उच्च के होते हैं, राइट। तो इनका परमोच्च बिंदु आपने नोट कर लिया। तो आपने एक तो ग्रहों के डिग्री को निर्यन भोगांश को डिग्री में कन्वर्ट किया पॉइंट में, इसके अलावा आपने परमोच्च बिंदु को लिखा। अब इन्होंने कहा थर्ड स्टेप ये है कि आप जो ग्रहों के निर्यन भोगांश है उसको और परमोच्च बिंदु के डिफरेंस देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस उन्होंने कहा कि 180 से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 180 होना चाहिए। अगर ये सपोज़ 180 से कम है तो क्या करें, उसको आप 360 से घटाइए, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री का है, और 180 से अगर कम आ रहा है तो 360 से घटाइए। उसको आर्क ऑफ लॉन्गिविटी कहते हैं, एक आर्क है लॉन्गिविटी, तो उसको 360 से घटाना पड़ेगा। तो अब जो भी डिफरेंस आया उसको आप नोट कर लें। तो ये जो डिफरेंस आया इसको आप नोट करें सारे ग्रहों का, राइट। अब इससे क्या होगा कि एक अप्रॉक्सीमेट आयु आपको पता चलेगी कि एक ग्रॉस आयु कितनी हुई ग्रहों की। तो इस तरह से हर एक ग्रह का आप नोट करेंगे सूर्य से लेकर शनि तक। अब ये आयु जो ग्रॉस आयु निकलेगी उसमें जो फार्मूला है उसका कि जो अंतर आया डिफरेंस, यानी ग्रहों का निर्यन भोगांश डिग्री में और ये ग्रहों के परमोच्च बिंदु का क्या डिफरेंस है, वो अंतर इनटू पिंडायु। अब देखिए पिंडायु को यूज़ हुआ यहाँ पे, तो जो अंतर आया डिफरेंस आया इनटू पिंडायु, उस ग्रह की पिंडायु लिखें, उसको 360 से डिवाइड करिए। तो इस तरह से हर एक ग्रह के लिए करिए, सूर्य से लेके और शनि तक, तो सब सारे ग्रहों की आपको ग्रॉस आयु पता चल गई। इस तरह से ग्रॉस आयु मालूम हो जाएगी। अब ये तो ग्रहों की आयु पता चली, अब आपको लग्न द्वारा दी गई आयु देखना है कि लग्न भी आयु देगा। तो लग्न द्वारा दी गई आयु को उन्होंने कहा कि लग्न उतनी ही आयु देगा जितने की उसकी राशि के नवांश गत हो गए, यानी बीत गए। वो जितने नवांश बीत चुके हैं उतने के बराबर वो अपनी आयु देगा। तो इसमें एक नवांश जो होता है, एक किसी राशि में 9 नवांश होते हैं, आपको मालूम है। एक नवांश की वैल्यू 3 डिग्री 20 मिनट होती है। तो एक नवांश होता है 3 डिग्री 20 मिनट, और 3 डिग्री 20 मिनट को 9 से मल्टीप्लाई करिए तो 30 डिग्री ही आएगा, राइट।
तो एक नवांश 3 डिग्री 20 मिनट, इसकी वैल्यू होगी 6 3 18, एक डिग्री में 60 मिनट्स, तो 6 × 3 यानी 180 मिनट्स और 20 मिनट्स और है तो 200 मिनट्स, और इसकी वैल्यू होगी 1 वर्ष, राइट। तो एक नवांश इज इक्वल टू 3 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू 200 मिनट्स इज इक्वल टू 1 वर्ष। अब मान लीजिए कि लग्न का भूगांश एक राशि 23 डिग्री 18 मिनट है। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझाएंगे कि मान लीजिए क्योंकि आपको देखना है कि लग्न कितनी आयु दे रहा है, तो लग्न का भूगांश मान लीजिए एक राशि 23 डिग्री 18 मिनट है, राइट। तो एक राशि जो राशि दी है इसको छोड़ देते हैं, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते करते, तो इसको आपने छोड़ दिया। ये देखिए ये राशि को हमने छोड़ दिया। अब सिर्फ 23 डिग्री 18 मिनट आप देखेंगे कि ये लग्न कितने नवांश बीत गए। अब इसमें नवांश खंड होते हैं, तो 0 से लेकर 3 जो है वो 9 खंड होंगे। तो 0 से 3 एक खंड, 3 से 6 दूसरा पार्ट आया, 6 से 10 तीसरा खंड हुआ, 6 से 10 3 6 3 खंड हो गए, और 10 के आगे 13 चौथा आया, और 13 से 16 ये पाँचवा हुआ, और 16 से 20 तक ये छठा खंड हो गया, राइट। तो यहाँ देखिए 23 18 है, उसके बाद फिर 23 आ जाएगा। तो यहाँ 23 18 है, तो इसके मतलब कि 6 नवांश बीत चुके। अब एक नवांश की वैल्यू इन्होंने बताया 1 वर्ष, इसके मतलब लग्न द्वारा दी गई आयु जो अभी तक है 23 18 में 6 नवांश तो बीत गए, तो 6 वर्ष तो आयु ये हो गई। अब जो यानी 20 डिग्री तक लग्न ने जो ये आयु दिया वो 6 वर्ष दिया, और बचा अब 3 डिग्री 18 मिनट बचा। इसको भी आपको देखना है कि 3 डिग्री 18 मिनट जो बचे वो कितनी आयु देगा। तो चूंकि 200 मिनट्स में होता है 1 वर्ष, देखिए बताया ना, एक नवांश इज इक्वल टू 3 डिग्री 20 मिनट्स इज इक्वल टू 200 मिनट्स इज इक्वल टू 1 वर्ष। तो 200 मिनट्स में 1 वर्ष, तो 3 डिग्री 18 मिनट जो बचे हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 3 18 180 और 18 और यानी 198 मिनट्स। तो इसमें कितना होगा, तो 1/200 इंटू 198 यानी 0.99 वर्ष आएगा। तो 6 पहले से है और प्लस 0.99, और इस तरह से लग्न द्वारा दी गई आयु हो गई 6.99, राइट। इस तरह से आपने ग्रहों द्वारा दी गई आयु ग्रॉस आयु देख ली, और लग्न द्वारा दी गई आयु आपको पता चल गई, ये मालूम चल। ये अभी ग्रॉस आयु आई है। अब इसको बिल्कुल शुद्ध आयु निकालने के लिए फिर उन्होंने कहा कि अब आपको 4 तरह के हरण करने पर, हरण मतलब होता है हानि, यानी ग्रहों का प्लेसमेंट इस तरह का हो कि उसकी वजह से उस व्यक्ति की आयु की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो उसको भी आपको देखना है। इस तरह उन्होंने 4 तरह के हरण बताए। हरण माने हानि। तो पहला बताया चक्रार्ध हरण या चक्रपथ हरण भी उसी को कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर 12वें से 7वें हाउस में, कुंडली का 12वां नंबर द्वादश हाउस से लेके और सप्तम यानी 7वें स्थान तक देखिए कि कोई अगर उसमें ग्रह बैठा है तो उसकी आयु की हानि होगी। अब वो 2 तरह के ग्रह हो सकते हैं, अशुभ हो सकता है, अशुभ हो सकता है। तो अशुभ ग्रह कहा कि सूर्य मंगल शनि, ये 3 ग्रह जो हैं वो इसमें ये होते हैं, अशुभ ग्रह होते हैं। अगर अशुभ ग्रह हैं तो ये पूरी की पूरी देखिए, अगर 12वें हाउस में, और एक पहले आप ये समझ लें अशुभ ग्रह सूर्य मंगल शनि है, और शुभ ग्रह होते हैं गुरु शुक्र बुध एंड चंद्रमा। ये भी बताया कि गुरु शुक्र बुध एंड चंद्रमा शुभ ग्रह हैं, और बुध चाहे वो पाप युक्त ही क्यों ना हो, है पाप युक्त ही क्यों ना हो तब भी वो शुभ ही माना जाएगा। और चंद्रमा चाहे कितना भी निर्बल हो, वो बहुत ही क्षीण हो, निर्बल हो, वीक हो, पक्ष में निर्बल हो, तब भी उसको शुभ ही माना जाएगा। तो इस तरह की 2 चीज़ें आपको बताई, सूर्य मंगल शनि अशुभ और गुरु शुक्र बुध एंड चंद्रमा शुभ ग्रह हो गए। अब ये 12 से 7 में किस हाउस में बैठे, इसके हिसाब से ये चक्रार्धरण होगा। अब देखिए अगर 12वें हाउस में अशुभ ग्रह बैठा है यानी सूर्य मंगल शनि, तो अभी तक जितनी आयु आई पूरी की पूरी लॉस हो जाएगी, यानी उस ग्रह की जो अशुभ ग्रह है उसके द्वारा दी गई आयु पूरी माइनस हो गई। अगर वो अशुभ ग्रह अच्छा, अब यहाँ पे मान लीजिए 12th में अगर शुभ ग्रह बैठा है तो उसका आधा हानि होगी, 1/2। अगर अशुभ ग्रह यहाँ पे 11th हाउस में तो 1/2, जितनी आयु आई उसकी 1/2 कर दीजिए। अगर शुभ है तो 1/4, और अशुभ ग्रह अगर 10th हाउस में बैठा है तो 1/3 लॉस होगा आयु का, और शुभ ग्रह है तो 1/6, उसका आधा कर देते हैं शुभ में। और अगर अशुभ ग्रह 9th हाउस में बैठा है 1/4, जो आयु आई उसका 1/4 लॉस हो गया, और शुभ ग्रह अगर है तो 1/8, उसका आधा कर दीजिए। अशुभ ग्रह अगर 8th में है तो 1/5 आयु की हानि होगी, शुभ है तो 1/10। अगर अशुभ ग्रह 7th हाउस में बैठा है तो 1/6 आयु की हानि, और शुभ ग्रह है तो 1/12 आयु की हानि होगी। इसको उन्होंने कहा कि ये चक्रार्धरण है, राइट, चक्रपथ हरण या चक्रार्धरण। अब इसमें अगर सपोज किसी हाउस में 1 से ज़्यादा भी ग्रह हो सकते हैं, 1 से ज़्यादा ग्रह कई बार बैठे होते हैं,
तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कंडीशन है तो जो ग्रह ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसी की हानि होगी, जो वीक है उसकी हानि नहीं होगी, अगर मोर देन वन ग्रह एक हाउस में बैठा हुआ है। ये पहला बताया चक्रार्ध हरण। अब सेकंड बताया शत्रु क्षेत्रीय हरण, यानी उस कुंडली में ग्रह जो है वो चाहे शुभ हो चाहे शुभ, अगर वो अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं तो जो भी आयु आई यहाँ पर उसका 1/3 1/3 आप उसको माइनस कर दीजिए, राइट। 1/3 यहाँ हानि हो जाएगी। लेकिन अगर वो ग्रह वक्री है, रेट्रोग्रेड है, तब उसकी हानि नहीं होगी, राइट। ये कितना क्लियर कंसेप्ट दिया कि यहाँ पर शत्रु की राशि में है 1/3 हानि, लेकिन अगर वक्री है तो वो उसकी हानि नहीं होगी। अब ये इसके बाद बताया अस्तगत हरण। कुंडली में कई बार सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठ के अस्त भी हो जाता है, तो अगर अस्त हो रहा है तो ऐसे केस में 1/2 यहाँ से जो आयु आप निकाल रहे हैं, अगर अस्त हो रहा है ग्रह तो 1/2 उसकी हानि हो जाएगी, आधी आयु की हानि हो जाएगी, राइट। अब मान लीजिए कोई ग्रह शत्रु की राशि में है, साथ में अस्त भी हो रहा है, दोनों ही चीज़ें हैं, तब उस केस में उन्होंने कहा कि सिर्फ अस्तगत हरण होगा, फिर शत्रु क्षेत्रीय नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये अस्तगत हरण ही उस केस में होगा, अगर वो शत्रु भी है, शत्रु की राशि में भी है और अस्त भी है, उस केस में सिर्फ अस्तगत हरण ही होगा। इसके बाद फोर्थ जो हरण है उसको बताया क्रूरोदय हरण। क्रूरोदय का मतलब क्रूर ग्रह जो है वो लग्न में बैठे हों, एक हो या एक से ज़्यादा हो। अगर सिर्फ लग्न में ही होंगे तभी होगा इसका, अगर लग्न में कोई ग्रह नहीं है तो उसको भूल जाइए, फिर क्रूरोदय हरण नहीं होगा, राइट। तो क्रूरोदय हरण के लिए कहा कि अगर लग्न में एक या एक से ज़्यादा ग्रह होंगे तो क्रूरोदय हरण होगा। अब इसके लिए फार्मूला बताया कि लग्न द्वारा दी गई आयु, क्योंकि लग्न में की बात हो रही, तो लग्न द्वारा दी गई आयु, देखिए आपने निकाला यहाँ पे लग्न द्वारा दी गई, जितने नवांश उसके गत हो गए वही लग्न द्वारा दी गई आयु हो गई। तो लग्न द्वारा दी गई आयु इंटू उसको गुणा करिए क्रूरोदय हरण के अलावा, क्योंकि क्रूरोदय तो अभी निकाल ही रहे हैं, क्रूरोदय हरण के अलावा बाकी 3 हरणों से जो के बाद जो आयु बची इसको माइनस करिए टोटल आयु में से, ये 3 घटाइए, जो आयु बचेगी उसको आप डिवाइड कर दें 108, यानी 108 से डिवाइड कर दीजिए। तो फिर से देखिए, यानी क्रूरोदय हरण का मतलब ये है कि जब ग्रह एक या एक से ज़्यादा क्रूर ग्रह का मतलब सूर्य, मंगल, शनि, इस तरह के जो क्रूर ग्रह हैं, अगर ये लग्न में बैठे हों, एक या एक से ज़्यादा हों, तो क्रूरोदय हरण होता है। उसके लिए फार्मूला बताया कि लग्न द्वारा दी गई आयु इंटू क्रूरोदय हरण के अलावा बाकी हरणों के पश्चात ग्रह की आयु अपॉन 108, इस तरह से उस ग्रह की आयु आप देख लीजिए। अब मान लीजिए ये कहा कि अगर लग्न के ऊपर सपोज शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई, किसी शुभ ग्रह, गुरु है, शुक्र है, बुध, चंद्रमा, इनकी अगर दृष्टि हो रही है, तो जो हरण हो रहा है उसको आधा कर दीजिए, उसका हाफ हो जाए, क्योंकि वहाँ शुभ दृष्टि पड़ रही है। और अगर क्रूर ग्रह जो है वो लग्नेश भी हो जाए, यानी लग्न का लॉर्ड स्वयं क्रूर होकर बैठ गया लग्न में, तब ऐसे केस में क्रूरोदय हरण होगा ही नहीं, ये भी बताया। और अगर एक से ज़्यादा क्रूर ग्रह है सपोज, तो उसमें सिर्फ एक ही क्रूर ग्रह का हरण होगा, तो किस ग्रह का होगा, तो जो ग्रह का क्रूर ग्रह है उसका भोगांश, जिसका भोगांश वो लग्न के भोगांश के ज़्यादा नज़दीक होगा, उसका हरण होगा, बाकी का हरण नहीं होगा, राइट। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं क्रूरोदय हरण में कि एक तो अगर इसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो रही है तो उसको आप आधा कर दें उस हरण को। सेकंड नंबर, अगर क्रूर ग्रह लग्नेश भी बन रहा है, लग्न का लॉर्ड है, तो वो वहाँ हरण होगा ही नहीं। और थर्ड नंबर, अगर एक से ज़्यादा क्रूर ग्रह हैं तो वो वाला क्रूर ग्रह जिसका भोगांश जो है वो लग्न के भोगांश के ज़्यादा नज़दीक होगा, सिर्फ उसी का हरण होगा, बाकी का नहीं होगा। कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया। इस तरीके से आप जो है ये शुद्ध आयु निकलेगी, फाइनल आयु। इससे आप बिल्कुल, अगर कुंडली सही निकली है, आपका कैलकुलेशन सही है, तो आप कितने वर्ष, इंसान की कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन, इवन आप कितने घंटे तक भी निकाल सकते हैं, ये इतना अगर फाइन कैलकुलेशन है तो, राइट। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ बताई पराशर ऋषि ने। और इसके अलावा यवन ऋषि थे, वराह मिहिर थे, सत्याचार थे, इन सब ने मिलकर ये बताया है इस चीज़ को कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में पिंडायु के द्वारा आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब सूर्य कुंडली में ज़्यादा स्ट्रांग हो, वो जन्म लग्न और चंद्र लग्न से, तब ये सूर्य ज़्यादा स्ट्रांग है, तब पिंडायु के द्वारा गणना करते हैं मैथमेटिक्स से, और इसका तरीका आपको बताया। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। और ये 263 लेक्चर नंबर है, तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। और किसी ने अगर वो गिटार वाला जो हमारा कोरोना वॉरियर्स को ट्रिब्यूट किया गया है गिटार में जो हमने गाने बजाए हैं, अगर वहाँ आपने वो सब्सक्राइब किया है तो यहाँ सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि वो दोनों चैनल एक ही हैं, गिटार वाला और ये एस्ट्रोलॉजी का दोनों चैनल एक ही है। लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए,
जिससे कि आपको बराबर ये लेक्चर्स मिलते जाएँ एक के बाद एक, और आप इसको ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।